हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 पढ़ेंगे और मैं इसी वीडियो में ये एक्ट कंप्लीट कर दूंगी। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है सोशल सिक्योरिटी एक्ट की, सोशल सिक्योरिटी कोड की MCQs की सीरीज़, तो मैंने लास्ट वीडियो उस पर बनाई है। कमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, उस पर पार्ट्स और आने वाले हैं। इससे पहले मैं ये एक्ट लेके आई हूँ। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द एक्ट। एंड अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट इसको बोला जाता है। तो मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट क्यों बोला जाता है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो, इसमें प्रोविडेंट फंड के बारे में तो बताया गया ही है क्योंकि इसका नाम ही है प्रोविडेंट फंड एक्ट। मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है? मिसलेनियस प्रोविजंस का मतलब है प्रोविडेंट फंड स्कीम के साथ साथ इसमें दो और स्कीम्स के बारे में बात की गई है, उसके प्रोविजंस डाले गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, जिसमें से एक तो है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 1976 में इंक्लूड करी गई थी, विच इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। एंड एक है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ये एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इसने रिप्लेस करा था फैमिली पेंशन स्कीम को, जो कि 1971 में इंक्लूड करी गई थी। और उसके बाद एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ने फैमिली पेंशन को रिप्लेस करके इसमें इंक्लूड किया गया इसको, और ये आई 1995 में। और क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं हो सकता था कि प्रोविडेंट फंड स्कीम, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम को सबके साथ लाए, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा कंसाइज करके इस नाम से ये जो पर्टिकुलर एक्ट है आया है। ये कब आया, एनफोर्स कब हुआ? 4 मार्च 1952 को। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेट प्रोसीड विद द स्केड्यूल्स। इसमें टोटल 4 स्केड्यूल्स हैं। पहले स्केड्यूल में विल फाइंड द मेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिस पे ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होता है उसके बारे में बात हुई है। देन स्केड्यूल 2 में क्या है? स्केड्यूल 2 में मैटर्स दिए गए हैं, प्रोविजंस मे बी मेड इन द स्कीम। जो स्कीम है प्रोविडेंट फंड स्कीम, उससे रिलेटेड मैटर्स को स्केड्यूल 2 में डाला गया है। स्केड्यूल 3 में क्या है? प्रोविजंस ऑफ पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम से रिलेटेड मैटर्स को स्केड्यूल 3 में डाला गया है। एंड स्केड्यूल 4 टॉक्स अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। आई होप आपको ये 4 स्कीम्स समझ में आ गई होंगी। पहले में हमको क्या मिलता है? इंडस्ट्रीज मिलती हैं जिस पे पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं। देन पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है स्केड्यूल 2 में। स्केड्यूल 3 में पेंशन स्कीम है एंड स्केड्यूल 4 में है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सो लेट्स प्रोसीड विद अनदर प्रोविजंस। This act applies to every establishment which is a factory engaged in any industry specified in Schedule 1 in which 20 or more persons are employed। तो हर वो फैक्ट्री जो Schedule 1 में मेंशन है जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सनस और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई। इसके अलावा हर कोई इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये प्रोनाउंस करेगी कि हाँ यहाँ पर अप्लाई होना है, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 2 महीने का नोटिस देने के बाद हर उस एस्टेब्लिशमेंट में भी ये एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन, जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम नहीं करते, उससे कम वर्कर्स भी काम करते हैं। सी क्राइटेरिया तो यही है कि जहाँ पर 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे वहीं अप्लाई होगा, लेकिन ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 2 months नोटिफिकेशन वो क्या कर सकती है? ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं भी काम करते, कम काम करते, वहाँ भी इस एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। Now, who is an authorized officer? Authorized officer means Central Provident Fund Commissioner, Additional Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, and such other authorized officers by the
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑथराइज ऑफिसर में कौन कौन आ जाएगा? सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आ जाएगा, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, डेप्यूटी पीएफ कमिश्नर, रीजनल पीएफ कमिश्नर, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी कि वो इस बिहाफ में काम करे। नाउ व्हाट आर बेसिक वेजेस? बेसिक वेजेस मीन्स all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave or on holiday with wages in either case in accordance with the terms of the contract of employment। जो भी employment का contract है उस terms and conditions के हिसाब से हर वो emolument जो कोई employee earn करेगा, चाहे वो काम के लिए हो, लीव पे हो, हॉलीडे के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक वेज बोलेंगे। लेकिन कौन सी चीज़ें बेसिक वेज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की जा सकती हैं उसको देखते हैं अब हम। द कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, एनी डियरनेस अलाउंस, दैट इज टू से ऑल कैश पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, एंड एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है? ये बेसिक वेज के क्राइटेरिया से बाहर है, तो डीए भी बेसिक वेज में नहीं आएगा अगर हम ईपीएफ एक्ट की बात कर रहे हैं तो। What's a controlled industry? Controlled industry means any industry the control of which by the union has been declared by the central act to be expedient in the public interest। तो यूनियन के थ्रू, सेंट्रल एक्ट के थ्रू जिसका कंट्रोल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया गया है उसको हम कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। रिकवरी ऑफिसर कौन होता है? मीन्स एन ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी constituted under section 5A, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। who may be authorized by the central government by the notification to exercise power of recovery officer। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सुपर एन्युएशन की एज देख लेते हैं। सुपर एन्युएशन मतलब एक, मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी सारे एक्ट्स में कि जो गवर्नमेंट के थ्रू एक सेट जो एक इस्टेब्लिश्ड एज होती है, अगर एम्प्लॉय उस एज को रीच कर जाए तो वो अपनी जॉब को उसको छोड़ना पड़ता है। वो मतलब उसकी जॉब केवल उसी एज तक वो कर सकता है जो एज नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट। उसको हम सुपर एन्युएशन कहते हैं कि अगर सपोज अब जैसे कि यहाँ है सुपर एन्युएशन, इस पर्टिकुलर एक्ट के अगर हम बात करें तो 58 ईयर्स ऑफ एज मानी गई है, और जब यहाँ पर पहुँचते ही जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय 58 ईयर्स का होगा वो हम जनरली बोलते हैं रिटायर हो जाएगा। अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले तो सुपर एन्युएट हो जाएगा। ठीक है। पावर टू अप्लाई, नाउ दिस इज सेक्शन 3। Power to apply act to an establishment which has a common provident fund with another establishment, where immediately before this act becomes applicable to an establishment there is an existence provident fund which is common to the employees employed in that establishment and the employees in other establishment, the central government may direct that provision of this act shall also apply to such other establishment। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के शुरू होने से पहले ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर ऑलरेडी इससे मिलता जुलता कोई भी प्रोविडेंट फंड स्कीम चल रही हो, अप्लाई हो रही हो, एग्जिस्टेंस में हो, तो वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर टू एड टू स्केड्यूल 1, अब किसके पास पावर है कि वो स्केड्यूल 1 में क्या दिया गया है? इंडस्ट्रीज दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक्ट बना होगा तो कुछ इंडस्ट्रीज होंगी, बट एज एंड व्हेन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कुछ इंडस्ट्रीज को और इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गazette add to Schedule 1 any other industry in respect of employees whereof it is of the opinion that provident fund scheme should be framed। तो मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री में उसको लगता है कि ऐसी कोई स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम अप्लाई होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री को स्केड्यूल 1 में क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है। पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नाउ वी हैव एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स।
The central government may by notification in the official gazette frame a scheme to be called Employees Provident Fund Scheme for the establishment of provident funds under this act for employees or any class of employee and specify the establishment or class of establishment to which the said scheme apply. अब provident fund scheme जो है employees की, employees provident fund scheme, उसको कौन फ्रेम करेगा, कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है और वही ये तय करेगी कि किस किस इस्टेब्लिशमेंट में किस किस एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये पर्टिकुलर स्कीम अप्लाई होगी, इस स्कीम के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. Shall apply and there shall be established as soon as maybe after the framing of the scheme the fund in accordance with the provision of the, और एक फंड क्या होगा, क्रिएट किया जाएगा. The fund shall vest in and be administered by the central board constituted at under the section 5A. और सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा, जो फंड क्रिएट होगा अंडर दिस स्कीम उसका पूरा देख रेख एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगा, किसके अंडर होगा, सेंट्रल बोर्ड के अंडर. और सेंट्रल बोर्ड कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, अंडर द सेक्शन 5A, जिसको हम आगे देखेंगे. नाउ कमिंग टू सेंट्रल बोर्ड. The central government may by notification in the official gazette constitute with effect from such date. अब देखो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ही बोलते हैं, सेक्शन 5 इसको ध्यान में रखना. सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल नाम है, तो जाहिर सी बात है कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है. एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसको इस एक्ट में क्या नाम दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड नाम दिया गया है. अब इस सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले क्या होगा, वी हैव अ चेयरमैन, अ वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय हूम, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा जिसको हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं. नॉट मोर देन 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स इट ऑफिशियल्स. तो अपने ही ऑफिशियल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में से ही 5 पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर मैक्सिमम, मतलब कि जो 5 है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं बट 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और वो कौन अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. उसके बाद 15% मैक्सिमम, मतलब नॉट मोर देन, तो 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15 या उससे कम ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई. अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. तो जाहिर सी बात है उसी का पूरा उसके पास ही पूरा डिस्क्रिशन होगा कि वो किस किस को यहाँ पर ऐसा मेंबर बनाना चाहती है. तो 15, कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15. तो देखो यहाँ पर कितने हो गए, एक वी हैव अ चेयरमैन, देन सेकंड इज एक वाइस चेयरमैन, तो 2 ये हो गया, देन थर्ड, देन यहाँ पर इसको हम 5 मान लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 11, देन वी हैव 15 यहाँ पर हो गए, 16 टोटल. तो अब देखते हैं और यहाँ पर आएगा 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम अप्लाइज. अब दर्ज कौन होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे. और कौन से एम्प्लॉयर्स, वो एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स होंगे जिस एस्टेब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, जो एक्ट है वो अप्लाई हो रहा है. वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, एज अ मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे. बाय होम, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद such organization as employers as be recognized by the central government. ठीक है, ओके, ये पता नहीं क्या है. 5 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट टू विच. अब देखो 10 अगर एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 10 एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर आएंगे. और कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, वही इस्टेब्लिशमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर लिया जाएगा एज रिप्रेजेंटेटिव्स जिन इस्टेब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या होगी, अप्लाई होगी. नाउ वी हैव एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेक्शन 5AA. First, the central government may by notification in the official gazette constitute executive committee to assist. तो executive committee कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. और क्यों बनाएंगे, टू असिस्ट. टू असिस्ट whom? टू असिस्ट the सेंट्रल बोर्ड. अब इस पे कितने मेंबर्स हैं उसको देख लेते हैं. तो इससे पहले जो था हमने ये देखा था टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें. यहाँ पर कितने हुए, 3 3 6, देन 11 एंड 15 कितने हुए, यहाँ पर 10 10 20. ओके, इसमें हुआ आई थिंक टोटल 43.
तो इसमें तो टोटल 43 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। सेंट्रल चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड। ये ध्यान रखना कि सेंट्रल बोर्ड में से ही एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट हुआ है सेक्शन 5A में, उसमें जो क्लॉज बी दिया हुआ है, क्लॉज बी कौन सा है इसको एक बार देख लेते हैं। क्लॉज बी में क्या है? नॉट मोर देन 5 पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग इट्स ऑफिशियल्स। तो ये जो 5 पर्सन अपॉइंट हुए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं में से 2 पर्सन को एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपॉइंट करेगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, then 3 person appointed by central government from amongst the person referred to in clause C। अब clause C में कितने members हैं देख लेते हैं। clause C में कौन से members हैं? clause C में है स्टेट के, जो ऐसे कोई पर्सन जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि सेंट्रल बोर्ड में कितने हैं? 15, और इन्हीं 15 में से 3 मेंबर्स को हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपॉइंट करेंगी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। देन 3 पर्सन कहाँ से अपॉइंट होंगे? एम्प्लॉयर्स की तरफ से अपॉइंट होंगे, लेकिन कहाँ से? जो 10 पर्सन सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंटेड थे, उन्हीं में से 3 पर्सन को एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपॉइंट किया जाएगा। एंड सेम गोज विद एम्प्लॉयज। जो 10 पर्सन एम्प्लॉयज से थे सेंट्रल बोर्ड में, उन्हीं में से 3 पर्सन को एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपॉइंट किया जाएगा। तो 3, 3, 3 एंड 1, तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, देन 4 एंड ओके, तो 13। तो अब अगर हम देखें तो 13 मेंबर्स कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी में 13 मेंबर्स हैं। एंड सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं? सेंट्रल बोर्ड में है टोटल 43 मेंबर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे नहीं आते हैं ऐसे नंबर्स पूछने को, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है। और सेंट्रल जैसे कि सेंट्रल बोर्ड का एक्स ऑफिशियो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी जो एक्स ऑफिशियो होगा वो कौन होंगे? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। 5B, सेक्शन 5B, स्टेट बोर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट बोर्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में स्टेट बोर्ड बनाया जा रहा है, उसी स्टेट की गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एक स्टेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। स्टेट फॉर द स्टेट अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बोल सकते हो आप इसको, और इसको क्या बोला गया है? स्टेट बोर्ड जनरली, लेकिन क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करके भी कोई कभी वर्ड आए तो आप ये मान लेना कि वो क्या है? स्टेट बोर्ड ही है। इस पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहे हो। A state board shall exercise such powers and perform such duties as a central government may assign to it. The terms and conditions subject to which state board may be appointed, place and procedure of the meeting shall be provided in the scheme. Now we have section 5D, appointment of the officers. The central government shall appoint a central provident fund commissioner who shall be the executive officer, chief executive officer of central board and shall subject to the general control and superintendent of that board. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या किसको अपॉइंट करेगी? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। और यही सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या होगा? CEO होगा। किसका? सेंट्रल बोर्ड का। No appointment to the post of Central Provident Fund Commissioner or additional Central Provident Fund Commissioner or Financial Advisor and Chief Account Officer or any other post until Central Board carrying a scale of pay equivalent to scale of pay of any Group A or B post under the central government shall be made except after consultation with Union Public Service Commission। तो सिंपल बात यही है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, एडिशनल CPF हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, चीफ अकाउंट ऑफिसर हो, या ऐसा कोई भी सेंट्रल बोर्ड का कोई मेंबर, कोई ऑफिसर हो जो ग्रुप A या ग्रुप B में अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसी कोई भी अपॉइंटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बगैर नहीं की जा सकती। Provided that no such a consultation shall be required, shall be necessary in regard to such appointment for period of not exceeding। लेकिन UPSC की परमिशन कंसल्टेशन कब नहीं ली जाएगी? अगर वो अपॉइंटमेंट 1 साल से कम अवधि के लिए हो रही है।
if the person to be appointed is at the time of his appointment a member of Indian Administrative Service। या तो पहला क्या है, या तो वो 1 साल से कम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तब डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा विदाउट कंसल्टिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या ये भी है कि अगर वो जो पर्सन है वो IAS ऑफिसर भी है तो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकेंड वन, इन द सर्विस ऑफ दैट पर्सन इज इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल बोर्ड इन ग्रुप ए, तो वो ऑलरेडी सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्रुप ए या ग्रुप बी में, तो भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड, प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है यहाँ पर, शैल बी 10% ऑफ द बेसिक वेजेस, DNS अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। सो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10% ऑफ बेसिक वेज, DA दैट इज DNS अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। अब रिटेनिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस या सैलरी दी जाती है, रिटेन इन द सेंस कि सपोज ऐसा कुछ है कि जब कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी, बंद है, तो उस दौरान उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के कहीं और दूसरी कहीं जगह ज्वाइन ना कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपने पास ही रिटेन करने के लिए जो अलाउंसेस दी जाते हैं उसको हम रिटेनिंग अलाउंसेस बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 10%। और अगर हमें 10% की बात करूं तो पहले ये 12% हुआ करता था। 2018 के बाद इसको क्या कर दिया गया, जो ये अमेंडमेंट हुआ है 2018 का, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है, 10% कर दिया गया, फ्रॉम 12 टू 10%। एज वेल एज अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन की, तो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी 10% हो सकता है, वो चाहे तो 12% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट अगर वो करता भी है कंट्रीब्यूट तो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% का ही रहेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो सोशल सिक्योरिटी कोड की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ वो भी सेम है, देयर इज नो चेंज इन दैट कोड विद दिस वन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। जैसे इसमें लिखा हुआ है एन अमाउंट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज वेजेस, तो मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम हो सकता है, सेम होगा, लेकिन एम्प्लॉय चाहे तो 12% तक दे सकता है। एंड ऑल्सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो थ्रू अ नोटिफिकेशन वो क्या कर सकती है, वो ये बोल सकती है किसी भी एम्प्लॉयर या एस्टैब्लिशमेंट को कि वो 12% कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन ये कुछ कंडीशन, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में होगा। जनरली इट इज 10%, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो थ्रू अ नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू इस 10% को जो अभी हमने पढ़ा उसको 12% में कन्वर्ट कर सकती है। ऑफ हुम? ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड वन मोर थिंग अगर मैं बात करूँ, क्या है ये, एक बार इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, 2018 में ये अमेंडमेंट आया था विमेन के बिहाफ में कि विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द स्कीम वो कितना है, 8% है। अब 8% क्यों? 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये बोला गया था कि एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में ये पता चला था कि विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है कि कितनी विमेन्स जॉब में आ रही हैं, वो जो रेशियो था वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it was 36 before and after that it came down to 24 or 25%. In order to check this particular percentage, ये बोला गया कि जो भी न्यूली रिक्रूटेड फीमेल्स होंगी, विमेन होंगी, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 10%। ये मैं एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ। जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, या वो 10 कर सकता है, मिनिमम उसको 10 करना ही पड़ेगा। इधर अगर वो चाहे ज़्यादा करना तो वो उस केस में 12 कर सकता है, लेकिन मिनिमम उसको 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर विमेन के लिए ये बोला गया कि जो नई विमेन रिक्रूट हो रही हैं, रिक्रूटमेंट्स जब होता है, जो नई फीमेल एम्प्लॉयज़ जो आ रही हैं, उनके लिए 8% कर दिया गया टिल 3 years। तो पहले 3 साल के लिए वो केवल 8% तक क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगी। 2018 का ये क्या है, अमेंडमेंट है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव 6A एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम।
ठीक है। पेंशन स्कीम की अब बात कर लेते हैं। पेंशन स्कीम मैंने आपको बोला था कि जो फैमिली पेंशन स्कीम थी 1971 की फैमिली पेंशन स्कीम थी, उसको रिप्लेस करके ये आई थी इन द ईयर 1995। The central government may by notification in the official gazette frame a scheme to be called as employees pension scheme। अब इसको कौन फ्रेम करेगा, बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये किस चीज के लिए बन रही है इसको हम देख लेते हैं। फॉर द पर्पस, इसका पर्पस क्या है? फॉर सुपर एन्युएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। देखो नाम से पता चल रहा है इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिटायरमेंट। जब आपकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है तो पेंशन से रिलेटेड है। सुपर एन्युएशन की पेंशन, जैसे जब आप एज में चले जाते हो, उस एज के बाद जब आप रिटायर हो रहे हो तो उसको सुपर एन्युएशन कहते हैं। जब आप वॉलंटरी रिटायर कर रहे हो तो रिटायरिंग पेंशन। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर हो जाता है आपको, उसकी वजह से आप जॉब चली जाती है, तो आपको वो भी ये चीज़ भी इस पर्टिकुलर स्कीम में इंक्लूड करी गई है। टू द एम्प्लॉयज ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होगा। और किसके लिए? प्रोवाइडिंग फॉर विडो, विडोवर्स पेंशन। विडो अगर कोई मेल एम्प्लॉय है तो उसकी वाइफ के लिए पेंशन, फीमेल है तो उसके हस्बैंड के लिए, देन बच्चों के लिए, देन ऑर्फन पेंशन। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है तो उसके जो ऑर्फन है उनके लिए। टू द बेनिफिशरीज, उस केस में क्या होगा? बेनिफिशरीज मतलब अगर अंडर एज है तो कोई बेनिफिशरीज जो होंगे उसके एम्प्लॉयज के। सच सम from the employer's contribution under section 6 not exceeding 8 and 1.3। तो इसमें भी अगर हम पेंशन स्कीम की बात करें तो कितना है? 8.33% है इन दी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऑफ द बेसिक वेज एम्प्लॉयर का कौन सा कंट्रीब्यूशन है? मतलब 8.33 किसका होगा? जो भी उसको बेसिक वेज मिल रहा है वो, जो भी उसको डीए मिल रहा है वो, एंड जो रिटेनिंग अलाउंसेस है उसको मिला के उसका 8.33%। If any of the concerned employee may be specified in the pension scheme। और ये अभी जो कोड है प्रेजेंट उसमें भी यही मेंशन्ड है। Such sums as are payable to the employers of exempted establishment, the net asset of employees family pension fund as on the date of establishment, any sum of central government after due appropriation by parliament of the law। तो इसको ध्यान में रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पेंशन स्कीम है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का? 8.33। ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेंशन फंड द फैमिली पेंशन स्कीम हेयर इन रिफर टू एज सीज्ड स्कीम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि फैमिली पेंशन स्कीम को ही रिप्लेस करा है पेंशन स्कीम ने, तो वो अब सीज हो जाएगी, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसमें कुछ नहीं ऐसा कुछ दिया हुआ। शेल सीज टू ऑपरेट एंड ऑल द एसेट्स ऑफ सीज स्कीम शेल वेस्ट इन एंड शेल ट्रांसफर टू द लाइबिलिटीज अंडर द सीज स्कीम। नाउ वी हैव एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि कब आई थी? 1976 में आई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रेम अप स्कीम। देखो ये भी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको क्या बोला गया है? एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम नाम से बता रहे हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। There shall be established as soon as maybe after the framing of insurance scheme a deposit linked insurance fund into which shall be paid by the employer from time to time। अब जो इस स्कीम है इंश्योरेंस स्कीम, इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो फंड क्रिएट किया जा रहा है उस फंड में एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है? नॉट मोर देन 1% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द बेसिक वेज। तो बेसिक वेज जो है डीए एंड रिटेनिंग अलाउंसेस का जो एक तरह से अग्रीगेट है उसका जो 1% है, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 1% इसमें जाएगा। किसमें जाएगा? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में। द एम्प्लॉयर शैल पे इनटू द इंश्योरेंस फंड सच फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 1/4। तो 1/4 मतलब 0.25 समथिंग, जितना भी हमने DLIS में कंट्रीब्यूट करा है एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में, उसी का 1/4 हम क्या देंगे? एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा।
The insurance scheme may provide for all or any of the matters specified in the Schedule 4. तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, Schedule 4 में इंश्योरेंस स्कीम के बारे में दिया गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पे अप्लाई होंगी, वहाँ पर सब दिया हुआ है. Now we have determination of money due from the employer. The central government, the Central Provident Fund Commissioner, or any additional Central Provident Fund Commissioner, any Deputy Provident Fund Commissioner or Regional Provident Fund Commissioner may order, in case where the dispute arises regarding the applicability of this act to an establishment, decides such dispute and determine the amount due from any employer under any provision of this act, scheme, pension scheme, insurance scheme, as the case may be. अब क्या है इसमें कि चाहे अब डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉयर को देना था कंट्रीब्यूशन उसने नहीं दिया है, या वो जो कंट्रीब्यूशन है जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेशन कि कितना ऐसा है बकाया कहीं ना कहीं रहा है जो एम्प्लॉयर को देना था उसने अभी तक नहीं कंट्रीब्यूट करा है, तो उसको कौन देखेगा? CPF देख सकता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी रीजनल असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. वो क्या करेगा? इन केस वेयर अ डिस्प्यूट अराइज, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है रिगार्डिंग दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कि ये एक्ट कौन से एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगा नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करेंगे ये लोग. एंड ऑल्सो उनका क्या काम है, अगर एम्प्लॉयर का कोई बकाया है डिटरमाइन करना है, जो एम्प्लॉयर को पैसे देने थे, कंट्रीब्यूशन देना था वो नहीं दिया है, उस पर्टिकुलर अमाउंट का कितना बकाया है, कितना ड्यू है पेमेंट, उसको डिटरमाइन करने का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसकी है? ऑफ दीज अथॉरिटीज़. ये कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल डेप्यूटी रीजनल या असिस्टेंट. और एंड फॉर एनी ऑफ द अफोरसेड पर्पस मे कंडक्ट सच इंक्वायरी, और इस पर्पस के लिए जो पर्पस है डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए या मनी को डिटरमाइन करने के लिए जो भी नेसेसरी इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है वो करवा सकते हैं ये सारे ऑफिसर्स. ये सारे मतलब एक साथ नहीं होंगे, एनी ऑफ देम. Subsection 3A, where the employer, employee or any other person is required to attend the inquiry, fails to attend such inquiry without assigning a valid reason, or fail to produce document or to file any report return when called upon, the officer conducting the inquiry may decide the applicability of the act or determine the amount due from an employer, as the case may be, on the basis of the evidence. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई या कोई भी पर्सन जिसको इंक्वायरी के लिए अटेंड करना था, अपने आप को प्रेजेंट करना था, वो नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे वो नहीं कर रहा है, कुछ रिटर्न्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो लाने को बोला था वो नहीं ला रहा है, तो क्या होगा उस केस में? जो अथॉरिटी है जिसके बारे में अभी ये पढ़ा, वो जो भी उनके पास बचे हुए जो भी एविडेंसेस हैं उसी से वो क्या करेगी? केस को डिसाइड करेगी. Where any order under subsection 1 is passed against an employer ex parte, देखो सबसेक्शन 1 मतलब ये पूरा सबसेक्शन 1 है. एक्स पार्टी का मतलब है कि एम्प्लॉयर को बोला गया था आने को, प्रेजेंट करने को, वो नहीं आया. ही में क्या करेगा? अब एक्स पार्टी हो गया कोई भी ऑर्डर जो सबसेक्शन व्हेन ऑर्डर पास, मतलब कि जो सबसेक्शन 1 में जो चीज़ें दी गई हैं उससे रिलेटेड कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया है. कि एक्स पार्टी कब होगा? कि अब देखो दूसरी पार्टी आ गई है लेकिन जो एम्प्लॉयर साइड की पार्टी थी वो नहीं प्रेजेंट कर पाई, तो उस समय एक्स पार्टी हो जाएगा. ही में within 3 months from the date of communication of such order apply to the officer for setting aside such order, and if he satisfies the officer that show cause notice and was not duly served, or that he was prevented. तो इसका मतलब है कि अगर एक्स पार्टी हो गया है कोई ऑर्डर, तो एम्प्लॉयर ऐसे केस में, अब एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में एक्स पार्टी हुआ है तो क्या कर सकता है एम्प्लॉयर? वो 3 महीने के अंदर जब जिस दिन भी उसको ये एक्स पार्टी ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, उसको पता चला है, उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर वो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है ऑफिसर को कि वो या तो ये ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करे, अलग करे, और मतलब उसका रीज़न दे कि मैं क्यों नहीं आ पाया, क्यों, या तो मतलब अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया है, कोई जो रीज़न था उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि हाँ देयर वाज अ प्रॉपर रीज़न, देयर वाज अ वैलिड रीज़न, जिसकी वजह से या तो एम्प्लॉयर नहीं आ पाया या उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया गया है आने से बाय फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द इंक्वायरी वाज हेल्ड, ऑफिसर क्या करेगा? शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द अर्लियर ऑर्डर. तो क्या कर सकता है ऑफिसर? जो एक्स पार्टी ऑर्डर था
उसको अलग करने के लिए कि हाँ मतलब वो एक्स पार्टी ऑर्डर को अब अलग करा जा रहा है, उसके लिए एक ऑर्डर कर सकता है और दोबारा से एक इंक्वायरी को प्रोसीड कर सकता है। Provided that no such order shall be set aside merely on the ground that there has been irregularity in the service of show cause notice if the officer is satisfied that the employer has had notice of the date of hearing and at sufficient time। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि हाँ ये ऑर्डर मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई ऑफिसर कब एक्ट नहीं करेगा, कब वो एम्प्लॉयर की बात नहीं मानेगा, जब ऑफिसर को लगता है कि हमने सही टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, उनके पास इनफ टाइम था, वो आ सकते, वो नहीं आए, तो ऐसे केस में वो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करेगा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स पास बाय द सेक्शन 7A। तो इस पे बेसिकली क्या है कि अगर कोई पर्सन जो इससे पहले जो ऑर्डर 7A में हमने पढ़ा है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास हुआ है, अब उस ऑर्डर से कोई पर्सन खुश नहीं है, उसको लगता है कि उसको अब कुछ ऐसे न्यू एविडेंसेस मिले हैं जिससे उसका केस और स्ट्रांग हो सकता है, तो वो अप्लाई कर सकता है टू द अथॉरिटी कि आप ही और शी हैज़ गॉट द न्यू एविडेंसेस जिससे वो केस और एक मतलब डिफरेंट ऑर्डर जो पहले ऑर्डर था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, तो वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चाहे अगर ऑफिसर चाहे और अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर वो रिव्यू कर सकती है। नाउ वी हैव सेक्शन 7C डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। So where an order determining the amount due from an employer under section 7A or 7B has been passed and if the officer who passed order, अब इसमें क्या है कि सेक्शन A एंड सेक्शन B में जो अमाउंट डिटरमाइन करना था, जो एम्प्लॉयर ने पहले अमाउंट नहीं पे करा और जो नहीं पे करा उसके उस डिस्प्यूट या उस केस से रिलेटेड कोई ऑर्डर अब पास हो चुका है कि पास इन द सेंस कि ऑफिसर ने ये डायरेक्ट कर दिया एम्प्लॉयर को, पहले डिटरमाइन करा, पहले ये तय करा, ये पूरा एनालाइज करा कि कितना अमाउंट ड्यू है, डिटरमाइन करा वो अमाउंट और उसके बाद कैसे डिटरमाइन करा, जो केस चला, जो भी एविडेंसेस थे उनके पास जो ऑफिसर्स के पास इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में जो एविडेंसेस उनके सामने आए उस एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए क्या करा, जो ऑफिसर्स थे ऑथराइज ऑफिसर्स, उन्होंने ये ऑर्डर पास करा कि सर्टन अमाउंट भैया ये है एम्प्लॉयर को देना है टू द एम्प्लॉय या कंट्रीब्यूट करना है जो उसने नहीं करा। ठीक है, अभी ऑर्डर पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर ऑफिसर्स को लगता है कि ये ऑर्डर मतलब जो अमाउंट जो डिटरमाइन हुआ था 7A और 7B के डिटर्मिनेशन में वो अमाउंट कम है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाए, मटेरियल फैक्ट्स नहीं शो करे, छुपाए और वो अमाउंट ज़्यादा हो सकता था, टेक्निकली अमाउंट को एस्केप किया गया, मतलब उसको कम रखा गया जानबूझ के, ऐसा कुछ एविडेंसेस छुपाए गए जिसकी वजह से जो अमाउंट मे बी 10,000 हो सकता था वो 5,000 में ही ऑर्डर पास हो गया, तो यानी 5,000 एस्केप अमाउंट है ना। तो ऐसा जो ऑफिसर्स हैं जो उन्होंने पास करा है उसके बाद उनको ऐसा लगता है, दे हैव द रीज़न टू बिलीव ऐसा हो सकता है। एंड ये भी है कि जो डिटरमाइन हुआ है अमाउंट वही कुछ मटीरियल फैक्ट्स छुपाए गए, कुछ दिखाए नहीं गए, कुछ गलत दिखाए गए, ऐसा कुछ है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जिस दिन भी वो ऑर्डर पास हुआ है 7A एंड 7B के अंडर जो डिटरमाइनिंग अमाउंट पास हुआ है, जो अमाउंट डिटरमाइन करने के बाद जो ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर उस दिन से 5 साल के अंदर विदिन 5 years वो सेम केस को क्या कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। may within a period from the date of communication of the order under section 5A and 7B reopen the case and pass the appropriate order redetermining the amount due from the employer in accordance with the provision। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर रीडिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर शैल बी पास्ड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एम्प्लॉयर हैज़ गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। और हाँ ये बात सही है कि जो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो रीओपनिंग हुई है केस की उसके बाद जो रीडिटर्मिनेशन होगा अमाउंट का वो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को भी पूरा चांस दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सके। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है अथॉरिटी तो वो ऑर्डर वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। 7D ट्रिब्यूनल, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7A ऑफ इंडस्ट्रियल
Dispute Act shall on and from the commencement of Part 14 of Chapter 6 of Finance Act 2017 be the tribunal for the purpose of this act. अब इस एक्ट में ट्रिब्यूनल कौन सी होंगी? पहली द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 7A में बनी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, एंड ऑन एंड शैल ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, ये क्या होंगी? ट्रिब्यूनल्स होंगी इस पर्टिकुलर एक्ट में भी. अपील टू द ट्रिब्यूनल. Any person aggrieved by the notification issued by central government or an order passed by central government under section 7A or 7B except an order rejecting an application from the review. तो मतलब इसमें अपील इन दोनों 7A और 7B में जो ऑर्डर पास हुए हैं उसके अगेंस्ट तो अपील की जा सकती है, लेकिन किस चीज़ के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती? जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है ना, रिव्यू करने के लिए जो हमने अभी पढ़ा था, रिव्यू के लिए आप दे सकते हो, तो उस रिव्यू के लिए जब दिया आपने और उसके बाद जो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं होगी. फॉर रिव्यू टू द सबसेक्शन 7C में और सेक्शन 14B में प्रिफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल अंडर द सच नोटिफिकेशन. तो ये देख लो 7A एंड 7B में जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या होगी? अपील की जा सकती है टू द ट्रिब्यूनल. बट 7C में जो रिव्यू के लिए जो हमने अपील करते हैं कि आप रिव्यू करो ये ऑर्डर को, ये पूरा केस को, तो वो अगर वो रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस रिजेक्शन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते टू द ट्रिब्यूनल. Every appeal shall be filled in such form and manner within such time as may be prescribed. Order of the tribunal. A tribunal may, after giving parties to the appeal an opportunity of being heard, pass an order thereon as it think fit. तो मतलब ये वही है कि मतलब ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को अपनी बात कहने का मौका देंगे, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड होगा उनको जो ठीक लगता है वो क्या कर सकती हैं? ऑर्डर पास कर सकती हैं. जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में अपील गई है उस ऑर्डर को या तो वैसे के वैसे रहने दे सकती हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती हैं या एनल कर सकती हैं, मतलब वो ऑर्डर को जीरो कर सकती हैं, वो सिचुएशन को पहले जैसे थी, ऑर्डर से पहले जो सिचुएशन थी उस पर ला सकती हैं. The order appealed against may refer to the case back to the authority which passed such order with such direction as tribunal may think fit. तो ट्रिब्यूनल जो भी डायरेक्शन देगी उस अथॉरिटी को जिसने वो ऑर्डर पास करा, जिसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में केस आया है उसको, एंड उसके बाद फ्रेश एडजुडिकेशन का ऑर्डर दे सकती है. अ ट्रिब्यूनल में at any time within 5 years from the date of its order with a view of rectifying any mistake apparent from the record amend any order. अब ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास करा है उस ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो विद द इंटेंशन ऑफ रेक्टिफाइंग दैट ऑर्डर, जिस दिन भी वो ऑर्डर पास हुआ उस दिन से 5 साल के अंदर क्या कर सकते हैं? आप अमेंड कर सकते हैं अपने ऑर्डर को. 5 years के अंदर वो ऑर्डर अमेंड हो सकता है ताकि जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई किया जा सके. Section 7O deposit of amount on filing appeal. No appeal by the employer shall be entertained by the tribunal unless he has deposited with it 75% of the amount due from him as determined by the officer. Section A में जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया है ऑफिसर ने कि भैया ये अमाउंट है जो एम्प्लॉयर को देना है, और वो ऑर्डर जो पास हुआ है उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर एम्प्लॉयर क्या करता है? अपील करता है टू द ट्रिब्यूनल, तो उस अपील से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उस अपील से पहले जो भी अमाउंट डिटरमाइन था उसका 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा टू द ट्रिब्यूनल. उसके बाद ही वो अपील एंटरटेन की जा सकती है बाय द ट्रिब्यूनल. Provided that the tribunal may for the response to be recorded in writing waive or reduce the amount. और ट्रिब्यूनल चाहे तो ये 75% का जो अमाउंट है, जो क्राइटेरिया है, उसको क्या करती है? या तो वेव आउट कर सकती है, पूरा हटा सकती है, या रिड्यूस कर सकती है. Interest payable by the employer. The employer shall be liable to pay simple interest at the rate of 12%. At the rate of 12% per annum or such higher rate as may be specified in the scheme or any amount from him. So जो इंटरेस्ट है अब ये फॉर द ईयर 2021 ये रिड्यूस करके 8.5% कर दिया गया है इंटरेस्ट. ठीक है,
तो पहले क्या था, 12% था, द एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ 12% पर एनम और सच हायर रेट एज बी स्पेसिफाइड, provided that the higher rate of interest specified in the scheme shall not exceed the lending rate of interest charged by the scheduled bank. Recovery of monies by the employer and the contractor. The amount of contribution, that is to say the employer's contribution as well as employee's contribution in pursuance of any scheme and the employer's contribution in pursuance of insurance scheme and any charges of meeting the cost of administrative fund पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में जो भी एम्प्लॉयर, देखो एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर को खुद देना है, वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना जो अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्टर फर्दर उस एम्प्लॉय से रिकवर कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़, इसमें जो रिकवरी है ये एम्प्लॉयर कौन सा अमाउंट का कर रहा है, जो एम्प्लॉय का जो अमाउंट था उसका जो कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का बिहाफ में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा था वो पैसा वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर फर्दर उसको एम्प्लॉय से रिकवर कर सकता है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयर का जो 10% का कंट्रीब्यूशन है वो भी वो रिकवर करेगा, नहीं। लेट से 10,000 सैलरी है और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एक्ट की वेज सीलिंग क्या है, 15,000 रुपीज़ है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर सैलरी की बात करूँ 10,000 रुपये लेट से सैलरी है तो उसका जो भी बेसिक वेज है उसका सर्टन अमाउंट लेट से 10% एम्प्लॉय को देना है और 10% क्या है एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। तो 10% एम्प्लॉयर जो देगा वो इससे नहीं काट सकता, जो इन हैंड सैलरी आएगी, जो एम्प्लॉय जो वर्कर के पास सैलरी जाएगी उसमें केवल वो अमाउंट कटा होगा जो वर्कर ने कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा वो अमाउंट नहीं काट सकता। तो यहाँ पर जो रिकवरी हो रही है ये कौन सी हो रही है, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में जो पैसा दिया है, सपोज जो 10% एम्प्लॉय देता है उसके बिहाफ पे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी और वही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है और कॉन्ट्रैक्टर फर्दर किससे कर सकता है, एम्प्लॉय से। अब कॉन्ट्रैक्टर टू हुम तो यही है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर वेयर एनी अमाउंट इज इन एरा का मतलब बकाया होता है, अंडर सेक्शन 8 the authorized officer may issue to the recovery officer a certificate under his signature specifying the amount of error, and the recovery officer on receipt of such certificate shall proceed the recover। तो क्या जो ऑथराइज ऑफिसर है वो एक रिकवरी ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें अमाउंट लिखा होगा जो बकाया है जो एम्प्लॉयर से लेना है, ठीक है, और रिकवरी ऑफिसर आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफिकेट क्या कर सकता है, अपनी रिकवरी को प्रोसीड कर सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इंस्पेक्टर सारी पेंशन स्कीम वगैरह सबके लिए अपॉइंट हो जाएगा और मैं इसकी ड्यूटीज़ वगैरह जो भी हैं वो बहुत नॉर्मल मतलब सबकी सेम ही होती है, तो ऐसा मैंने ज़्यादा इसको इसमें नहीं वो करा है इंक्लूड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली मतलब पूछ सकते हो तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगी उसके बारे में। नाउ कम्स टू पेनल्टीज। Whoever, for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under the scheme, pension scheme, or insurance scheme, or enabling any other person to avoid such payment, knowingly makes or cause to be made any false statement। कोई भी पर्सन जिसको पेमेंट जिसको कंट्रीब्यूशन करना है टुवर्ड्स द स्कीम, पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम, और वो जानबूझ के कोई ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से उसको मतलब जो पेमेंट है वो अवॉइड करा जा सकता है, ऐसे केस में उसको कितना पनिशमेंट हो सकता है, 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 5,000 रुपीज़ तक का फाइन पड़ सकता है। ये पुरानी पनिशमेंट्स हैं तो इस पर ज़्यादा मैं गौर नहीं कर रही हूँ, सिंस एक्ट पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर देती हूँ। एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रवेंस or makes default in complying with the provisions of section 6, section 17 in as far as it relates to the payment of inspection charges, तो कोई भी एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रवेन करता है किसी भी प्रोविजन सेक्शन 6 के किसी भी प्रोविजन को, सेक्शन 17 के प्रोविजन को ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस of the scheme in so far as it relates to the payment of administrative charges, ठीक है, shall be punishable with the imprisonment of a term which may extend to 3 years, तो 3 साल तक की उसको imprisonment मतलब जेल हो सकती है, but which shall not be less than 1 year, तो और
वो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए और फाइन 10,000 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए इन केस उसने क्या करा है, एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट करा है, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करना था उसने नहीं करा है, ठीक है, या 6 महीने से कम की जेल नहीं होनी चाहिए और 5,000 रुपीज से कम का उसको क्या नहीं पड़ना चाहिए। इन एनी अदर केस 6 मंथ्स से कम की जेल और 5,000 रुपीज से कम का फाइन नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, सेक्शन 6 सेक्शन 17 में जो भी प्रोविजंस दिए हैं, सेक्शन 6 के सारे प्रोविजंस एंड सेक्शन 17 के प्रोविजन जो चार्जेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, अगर उसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो उसको वैसे 3 इयर्स तक का जेल हो सकती है। बट अगर वो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन उसको पे करना है उसमें कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो उस केस में उसको 1 साल की जेल, 10,000 रुपीज का जुर्माना पड़ेगा और अदर केसेस में कम से कम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5,000 रुपीज का फाइन पड़ सकता है। An employer who contravenes or makes default in complying with the provision of section 6C or section 17 in so far as it relates to the payment of inspection charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year but which shall not be less than 6 months and shall also be liable to a fine which may extend to 5,000 rupees. Subject to the provision of this act, the scheme, the pension scheme, insurance scheme may provide that any person who contravenes, तो अगर जो स्कीम है, पेंशन स्कीम है या इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कोई डिफॉल्ट करता है, प्रोविजंस को कंप्लाई करने में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसको कितने पनिशमेंट होगी, उसको 1 ईयर तक की जेल हो सकती है, 4,000 रुपीज तक का फाइन पड़ सकता है, या दोनों। और हु एवर कॉन्ट्रीब्यूट्स or makes default in complying with the provision of this act or any condition subject to which exemption was granted under section 17 shall, if no penalty is elsewhere given, जहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं दी गई है उस केस में be punishable with imprisonment which may extend to 6 months which shall not be less than 1 month। तो मतलब 6 months की तो imprisonment हो सकती है लेकिन 1 महीने से कम की नहीं हो सकती, तो 1 से 6 महीने के बीच में और 5,000 रुपीज तक का फाइन पड़ सकता है। Enhanced punishment in certain cases, whoever having been convicted by the court of an offence punishable under this act, scheme, pension scheme, insurance commits the same offence shall be subject to every such subsequent offence to the imprisonment which may extend to 5 years which may extend to 5 years। तो मतलब अगर कोई ऑफेंस जिसपे वो ऑलरेडी उसको सजा हो चुकी है उसमें वो दोबारा से कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसमें उसको उस समय क्या होगा, 5 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 2 ईयर से कम नहीं हो सकती, और उसको 25,000 रुपीज़ तक का क्या पड़ सकता है, फाइन पड़ सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टन इस्टेब्लिशमेंट, अब ये एक्ट कुछ इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा, वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 or under any law for the time being force in any state relating to cooperative। तो ये एक्ट कौन सी स्टैब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा, जो स्टैब्लिशमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड है या उस पर्टिकुलर स्टेट में फॉर द टाइम बीइंग फोर्स कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई लॉ है उसके अंदर रजिस्टर्ड है और जहाँ पर 50 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हर वो एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, ओल्ड एज पेंशन फ्रेम की गई है, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्योंकि सिमिलर जब अगर बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि उनको एक दोबारा से सेम चीज़ अप्लाई करी हो। तो सिमिलर इंटेंशन क्या है कि बेनिफिट होना चाहिए, अगर ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है तो ये एक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। टू एनी other establishments set under central, provincial or state act and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund, old age pension in accordance with any scheme or rule under the act।
इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इज ऑफ द ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू फाइनेंशियल, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर ऑफिशियल गजट पे स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर सकती है उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट को कि वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। Section 16A, authorizing certain employers to maintain provident fund. The central government may, on an application made to it in this behalf by the employer and the majority of employees, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आफ्टर उसके पास एम्प्लॉयर की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है एंड उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ भी उस एप्लीकेशन में हामी भर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक एप्लीकेशन में इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट कौन सी होगी, जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ऑथराइजेज द एम्प्लॉयर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग टू मेंटेन अ प्रोविडेंट फंड। तो क्या है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर और मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन राइटिंग ये ऑथोराइज करेगी एम्प्लॉयर को कि वो एक प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर सकता है, टू मेंटेन अ प्रोविडेंट फंड in relation to establishment subject to such terms and conditions as may be specified, provided that no authorization shall be made under this subsection if employer of such establishment had committed any default in the payment of, और अगर एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट कमिट किया हुआ है इन दी कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना है उस पर कुछ डिफॉल्ट कमिट किया हुआ, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं इस्केप करा है, नहीं दिया है, और वो ऑफेंस मतलब कंटिन्यू कर रहा है कमिट, और अभी एंड हैड कमिटेड एनी अदर ऑफेंस अंडर हिज एक्ट ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्ट, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सच ऑथराइजेशन, सपोज ऑथराइजेशन जब हुआ कि हाँ आप प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर सकते हो, उसके तुरंत 3 साल के अंदर ही अगर एम्प्लॉयर ने कोई डिफॉल्ट कमिट करा है, कोई ऑफेंस करा है जिसमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं करा है, तो उस केस में उसको फर्दर उसको ये अथॉरिटी नहीं मिलेगी वो प्रोविडेंट फंड क्रिएट करे। और ये प्रोविडेंट फंड कहाँ क्रिएट होगा, कब क्रिएट होगा, जिस इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करते होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयर विद द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एंड आफ्टरवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन राइटिंग ऑथराइज करेगी एम्प्लॉयर को कि वो एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, आई एम सॉरी नॉट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या करे, क्रिएट करे, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड ओके, एक चीज़ और है जो रह गई है, उसको मैं कर देती हूँ। चलो एक बार स्लाइड स्टार्टिंग की स्लाइड में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा ये देखो ये तो 1952 में ही अप्लाई हुआ है। अगर मैं आपको बात करूं पेंशन स्कीम की, देखो मैंने आपको बोला था कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जो है वो किसकी जगह आई है, फैमिली पेंशन स्कीम की जगह आई है ना, फैमिली पेंशन स्कीम की जगह आई है। तो फैमिली पेंशन स्कीम कब आई थी, 1 मार्च 1971 में आई थी। इसके बाद 1 मार्च 1971 के बाद 1995 में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो 1995 में आई है वो कब आई है, 16 नवंबर 1995 को। इतना आपको समझ में आ गया। एंड नाउ वी हैव एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम जो कि कब आई है, 1 अगस्त 1976। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये स्केड्यूल 4 में है, ये स्केड्यूल 3 में है, ये स्केड्यूल 2 में है, एंड जो स्केड्यूल 1 है उसमें क्या है, इंडस्ट्रीज दी गई हैं। तो फैमिली पेंशन स्कीम 1 मार्च 1971 को आई, उसके बाद 16 नवंबर 1995 को फैमिली पेंशन स्कीम को सीज कर दिया गया, उसको रिप्लेस करा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम से जो कि आई 16 नवंबर 1995 को। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को कब इंक्लूड किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट में, कब, 1 अगस्त 1976 को। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको आपको लगता है कि आपको मतलब वो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर वीडियो से उनको बेनिफिट होगा, तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर करिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड बाय बाय।